गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बाल विकास पढ़ा, बालकों का अध्ययन क्यों करना आवश्यक है यह भी हमने पहले की वीडियो में जाना। बाल व्यवहार एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक होता है यह जानना कि बालक का व्यवहार कैसा है, किस तरह का है, क्यों है और उसमें किस प्रकार से सुधार करके उसकी शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके ताकि वह अपना अधिगम में गुणवत्तापूर्ण सुधार ला सके। इसलिए बाल व्यवहार के अध्ययन की विधियों को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। हम शिक्षक हैं और शिक्षकों का शिक्षक बनाने भी जा रहे हैं, तो एक शिक्षक को अपने बालक में, अपने छात्र में क्या क्या देखना चाहिए और किस नज़रिए से देखना चाहिए, इसमें मदद हमें करती है बाल व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ। जिसमें सबसे पहली विधि है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, निरीक्षण विधि, या जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन करना भी कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन का हिंदी जो अर्थ है वो अवलोकन करना भी होता है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये। इसमें आज हम पढ़ेंगे निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ, निरीक्षण की परिभाषाएं, निरीक्षण विधि के प्रकार, निरीक्षण विधि के चरण, निरीक्षण विधि के लाभ तथा निरीक्षण विधि के दोष। निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ, निरीक्षण शब्द जिसको अंग्रेज़ी में ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और ऑब्जर्वेशन का सरल शब्दों में अर्थ कहें तो अवलोकन करना होता है या देखकर निर्णय करना। अवलोकन करना मीन्स हमने किसी चीज़ को बिल्कुल चुप रहकर देखा और उसके बारे में निर्णय लिया कि वह कैसा है, किस प्रकार के हाव भाव है उसके, किस प्रकार की स्थिति है उसकी, मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, यह सब देखकर निर्णय करना। जो निरीक्षण करता होता है वह इसमें केवल आँखों का प्रयोग करता है और अपने मन या मानसिक स्तर का प्रयोग करता है। कानों और वाणी का कम प्रयोग इसमें किया जाता है। अब निरीक्षण विधि का अर्थ, निरीक्षण शब्द का अर्थ हमने देखा, इसके बाद निरीक्षण विधि का अर्थ। निरीक्षण विधि क्या होती है? निरीक्षण विधि बालकों के व्यवहार के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि कही जा सकती है, क्योंकि इस विधि के द्वारा बच्चों को हम बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं और छोटे बच्चों को, ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि छोटे बच्चे जब हम पूछते हैं कुछ चीज़ उनसे या किसी चीज़ की अपेक्षा करते हैं तो वह शायद जवाब नहीं दे पाए, प्रश्नों के जवाब सही तरह से नहीं दे पाए, हमने जो करने के लिए कहा हो वो सही तरह से नहीं कर पाए, लेकिन उनके हाव भाव, उनकी प्रक्रिया, किस तरह से वो क्रिया करते हैं, अगर कुछ कहा गया है तो उन्हें देखकर, उन्हें ऑब्ज़र्व करने के बाद हम जो निर्णय लेते हैं या हमें जो समझ में, या निरीक्षणकर्ता को जो समझ में आता है वह निरीक्षण विधि है। इसमें आप बालकों के समूह में भी जुड़कर निरीक्षण कर सकते हैं और बालकों को दूर से खड़े होकर देखकर, उनकी प्रक्रिया को देखकर भी निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण की परिभाषा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार निरीक्षण की परिभाषा है, निरीक्षण का अर्थ है घटनाओं को जैसे वे प्रकृति में होती हैं, कार्य तथा कारण से संबंध की दृष्टि से तथ्य देखना तथा नोट करना है। क्या कहा गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में? निरीक्षण का अर्थ घटनाओं को जैसे वे प्रकृति में होती हैं, जैसे प्राकृतिक रूप होता है उसका, उसी तरह से देखना और उसके कार्य तथा कारण में संबंध स्थापित करना। उसका कार्य किस कारण से है, वह जो कार्य किया जा रहा है वो किस कारण से है, उनमें संबंध स्थापित करना, उस संबंध की दृष्टि से उसको देखना और नोट करना। निरीक्षणकर्ता का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होता है सभी चीज़ें
नोट करके रखना। फिर गुडे एम हेड के अनुसार परिभाषा है, विज्ञान निरीक्षण से आरंभ होता है और इसे अंतिम रूप में प्रमाणीकरण के लिए निरीक्षण पर ही लौट आना पड़ता है। विज्ञान साइंस सबसे पहले निरीक्षण विधि का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में किया गया। तो विज्ञान निरीक्षण से आरंभ होता है। सबसे पहले डॉक्टर के पास हम जाते हैं अगर, तो सबसे पहले क्या करता है, वो चेकअप करता है, आपको देखेगा, आपकी आँखें देखेगा, आपका मुंह खुलवा के जीभ देखेगा, फिर हाथ टच करेगा। तो ये सब क्या, निरीक्षण करना। वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ पूछता नहीं है, हमने भी कुछ बताया, हाँ हमने परेशानी बताई कि ये हमें परेशानी है, हमारी समस्या हमने उसे बताई। तो विज्ञान निरीक्षण से आरंभ होता है। सबसे पहले निरीक्षण किया जाएगा, फिर परीक्षण किया जाएगा। उसे ये समस्या है, हमें समस्या पता तो लगानी पड़ेगी क्यों है। तो विज्ञान निरीक्षण से आरंभ होता है और इसे अंतिम रूप में प्रमाणीकरण के लिए निरीक्षण पर ही लौट आना पड़ता है। अब निरीक्षण विधि के प्रकार, 5 प्रकार की होती है निरीक्षण विधियाँ। निरीक्षण अलग अलग तरह से किया जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग निरीक्षण विधि को काम में लिया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है औपचारिक या नियंत्रित निरीक्षण। औपचारिक मीन्स फॉर्मल और नियंत्रित मीन्स बंधा हुआ, मतलब किसी भी स्थिति में, बंधन में जो प्रक्रिया है वो नियंत्रित कहलाती है। नियंत्रण किया हुआ है उसने, उस पर हमने निरीक्षणकर्ता ने। तो औपचारिक जो होती है, फॉर्मल चीज़ होती है, वो सभी को पता होती है पहले से, इस प्रकार से की जाएगी, उसकी योजना बनानी होती है हमें, उसका टाइम फिक्स होता है। तो निरीक्षणकर्ता सबसे पहले औपचारिक निरीक्षण यदि कर रहा है तो पहले बालकों को बता दिया जाता है कि इस चीज़ का निरीक्षण किया जाएगा और इस प्रकार से इस समय पर किया जाएगा। तो बालक क्या चौकन्ने हो जाते हैं उस औपचारिकता के कारण। हम कभी जैसे फॉर्मली कहीं जाते हैं कि जाना है, तो हम बहुत औपचारिकता निभाते हैं, जिस प्रकार भी, तो इस प्रकार बालक भी होता है, तो वह उन परिस्थितियों में औपचारिकता का निर्वहन करता है। फिर है सेकंड, अनौपचारिक या अनियंत्रित निरीक्षण। इस प्रकार के निरीक्षण में औपचारिकताएं नहीं होती हैं। निरीक्षणकर्ता दूर से उनको देखकर या अचानक कभी, जैसे इंस्पेक्शंस होते हैं हॉस्टल में, क्लासेस में, अचानक कोई आया और आपको देख रहा है, आप बालक क्या प्रक्रियाएं कर रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है, किस तरह से सीख रहा है। जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं, राउंड पे होते हैं क्लास में, क्लास चल रही है और टीचर पढ़ा रहे हैं, तो अचानक उन्होंने सोचा कि मैं निरीक्षण करके आता हूँ, क्लासेस देख के आता हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन किस प्रकार से पढ़ा रहा है और कौन कितना अधिगम कर रहा है, बच्चे किस तरह से बैठे हैं, अनुशासन में हैं, नहीं हैं। यह अनियंत्रित निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। फिर सहभागी निरीक्षण, जिस समूह का हमें निरीक्षण करना है, जिन बालकों का निरीक्षणकर्ता को निरीक्षण करना है, तो उस समूह में इन्वॉल्व होके उनकी क्रियाओं में सहभागी बनकर के जो निरीक्षण किया जाता है वह सहभागी निरीक्षण विधि कहलाती है। उनके साथ रहकर उनसे जुड़ाव महसूस, वो भी निरीक्षणकर्ता से जुड़ाव महसूस करेंगे और निरीक्षणकर्ता भी उनसे जुड़ाव महसूस करेगा। लेकिन इस विधि में ये कमी देखी जाती है कि बायस हो जाते हैं निरीक्षणकर्ता, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। किसी बालक के साथ जैसे निरीक्षणकर्ता का थोड़ा सा अटैचमेंट अच्छा हो गया तो वह उसके साथ पक्षपात कर सकता है, या किसी से कुछ अनबन हो गई तो वह उससे द्वेषपूर्ण व्यवहार कर सकता है, और इसका इफ़ेक्ट उसने जो नोट किया है, उसके जो परिणाम आए उस पर पड़ता है। फिर है असहभागी निरीक्षण। सहभागी में आप खुद निरीक्षणकर्ता इन्वॉल्व होता है उनकी क्रियाओं में, और असहभागी निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता दूर से खड़े होकर उस क्रिया का निरीक्षण करेगा तथा उसके परिणाम नोट करेगा। और सामूहिक निरीक्षण, सभी का सामूहिक रूप से निरीक्षण करना, इस ग्रुप का, उस ग्रुप का, उस ग्रुप का, क्लास का,
या बहुत कुछ क्रियाएं अलग अलग तरह से हो रही है तो उनका समूह में निरीक्षण करना होता है सामूहिक निरीक्षण। ये निरीक्षण विधियों के प्रकार देखे हमने। अब निरीक्षण विधि के चरण, निरीक्षण विधि के स्टेप्स क्या होती हैं, किस प्रकार से यह की जाती है। तो सबसे पहला चरण है इसका, सबसे पहली स्टेप है योजना बनाना। किसी भी कार्य को करने से पहले प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है उसकी। यदि प्लानिंग नहीं की जाएगी तो हम उस तरह से कार्य नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हम करना चाहते हैं, उसके परिणाम भी हमें उतने बेहतर प्राप्त नहीं हो पाते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है योजना बनाना। कितनी बजे होगा, किस जगह होगा, कितने बच्चे इस निरीक्षण में शामिल होंगे, उनकी समस्याएं किस तरह की है, उनके जो क्वेश्चनर है या हम अवलोकन कर रहे हैं तो क्वेश्चनर तो है ही नहीं खैर, लेकिन अवलोकन करने के जो पॉइंट्स बनाए हमने कि इन चीज़ों का अवलोकन करना है, ये सब प्लानिंग के अंतर्गत बनाए जाते हैं। सेकंड है व्यवहार का निरीक्षण करना। प्लानिंग कर ली हमने, शुरू हो गया निरीक्षण। जब निरीक्षण करता गया, निरीक्षण शुरू हो गया तो सबसे पहले उसको बालकों के व्यवहार का निरीक्षण करना होता है। किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं बच्चे, उनकी शारीरिक, सांवेगिक, मानसिक स्थिति कैसी है, सभी प्रकार का व्यवहार उसे देखना होता है। फिर थर्ड है निरीक्षण कार्य का विश्लेषण और व्याख्या। निरीक्षण कार्य का विश्लेषण और व्याख्या करना। जो हमने निरीक्षण किया, जिन पॉइंट्स के आधार पर किया, उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर, उन्हीं बिंदुओं के आधार पर उस कार्य का विश्लेषण किया जाता है कि इस तरह का कार्य बालकों ने किया और इस प्रक्रिया द्वारा किया, और फिर उसकी व्याख्या की जाती है। और लास्ट में है सामान्यीकरण करना। जिस समस्या को लेकर हमने निरीक्षण किया या जिस बिंदुओं को लेकर हमने निरीक्षण किया, उनका सामान्यीकरण करना कि इसके बाद इसमें सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है। बालकों के व्यवहार में अगर सुधार अपेक्षित है तो वह इन बिंदुओं के द्वारा सुधार किया जा सकता है। ये निरीक्षण विधि के चरण थे। अब निरीक्षण विधि के लाभ क्या क्या होते हैं और उसमें दोष क्या क्या। पहले हम लाभ लेते हैं। बालकों का सहज और स्वाभाविक अध्ययन। जब हम निरीक्षण करते हैं, बालकों के साथ रहकर निरीक्षण करते हैं, तो वह निरीक्षण सहज और स्वाभाविक रूप में संपन्न होता है। जैसा कर रहे हैं बालक, उनको हम केवल देख रहे हैं, हमने उन्हें कहा नहीं है, किसी प्रक्रिया में बांधा नहीं है, तो उनका अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है इस विधि द्वारा। अन्य विधियों के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता। फिर नियंत्रित परिस्थितियों के अभाव में भी अध्ययन करना संभव होता है। बहुत सारी विधियों में, जैसे प्रायोगिक विधि होती है, क्षेत्र शिक्षण विधि होती है, व्यक्तिगत अध्ययन विधि होती है, उनमें नियंत्रित परिस्थितियाँ होती है। किसी एक टॉपिक को लेकर हम बच्चों का अध्ययन करते हैं, बालकों का अध्ययन किया जाता है। तो जो प्रायोगिक विधियाँ होती है उसमें एक सेटअप चाहिए हमको, प्रयोगशाला चाहिए हमको, या ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए। लेकिन निरीक्षण विधि में ऐसा कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं होती। जहाँ भी बच्चा अगर कक्षा में है, बच्चा अगर फील्ड में है, बच्चा अगर घर में है या सड़क पे चल रहा है, तो हम उसका निरीक्षण कहीं भी, किन्हीं भी परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो नियंत्रित परिस्थितियों की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। निरीक्षण के पश्चात पुनः निरीक्षण करना भी संभव होता है। एक बार हमने निरीक्षण किया किसी समूह का, किसी बालक का या किसी भी प्रक्रिया का, तो निरीक्षण हमने किया और जो हमें परिणाम प्राप्त हुए, अगर उन परिणामों को हमें रीचेक करने की आवश्यकता है कि हमारे परिणाम सही हैं या नहीं है, तो उन परिस्थितियों का उन्हीं बालकों पर पुनः निरीक्षण भी किया जा सकता है। और फिर सीमित संसाधनों द्वारा भी अध्ययन संभव। निरीक्षण विधि के अंतर्गत कोई संसाधन हमें नहीं चाहिए। एक पेन, कॉपी, नोटबुक है हमारे पास और निरीक्षण करता है, तो वह कहीं भी जाकर निरीक्षण कर सकता है और एक कागज़ पर उसको नोट कर सकता है। निरीक्षण विधि के दोष। निरीक्षण विधि के कुछ दोष भी हैं लाभ के साथ साथ।
दोष उसमें ही दिखाई देता है कि प्रशिक्षित निरीक्षक हमें हमेशा नहीं मिल पाते हैं। जब विद्यालय में भी हमें बालकों का अध्ययन करना होता है तो उन निरीक्षकों को निरीक्षण तो करते हैं, लेकिन उन निरीक्षण को वैसा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। इसके अभाव में उतना औचित्यपूर्ण निरीक्षण उसे नहीं कहा जा सकता और उसके परिणाम भी उतने उचित नहीं मिल पाते हैं। आत्मनिष्ठा संबंधी दोष, अब जैसा कि हमने कहा था कि जैसे हम सामूहिक जो सहभागी निरीक्षण जब करते हैं तो हम उस ग्रुप के साथ, उस कक्षा के साथ, उस बालक के साथ, उन बालकों के साथ थोड़ा आत्मीयता का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो हम किसी बालक के साथ द्वेष करना प्रारंभ कर देते हैं, किसी से थोड़ी घनिष्ठता हो जाती है तो हम बायस हो जाते हैं। तो ये आत्मनिष्ठा संबंधी दोष इसमें देखा जा सकता है। विश्वसनीयता एवं यथार्थता का अभाव, निरीक्षणकर्ता के ऊपर निर्भर होता है कि वह उस निरीक्षण विधि का परिणाम क्या दे, उस निरीक्षण कार्य का परिणाम क्या दे। तो उसकी विश्वसनीयता और यथार्थता या वैधता नापी नहीं जाती है, नापी नहीं जा सकती। ये विश्वसनीय है या नहीं है ये किसी भी तौर पर कहा नहीं जा सकता। और पक्षपात एवं द्वेषपूर्ण दृष्टि, जैसा कि हमने पहले देखा। और फिर बालक के संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व का अध्ययन संभव इसमें नहीं हो पाता है। इस विधि द्वारा बालक के सभी व्यवहारों का एक साथ या संपूर्ण व्यवहार का, व्यक्तित्व का अध्ययन एक साथ नहीं किया जा सकता है। कुछ प्रक्रियाओं का, कुछ पाठ का अलग अलग रूप से अध्ययन इसमें किया जा सकता है, छोटे छोटे रूप में। तो आज हमने निरीक्षण विधि को विस्तार से पढ़ा। इसके बाद हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि निरीक्षण विधि का उपयोग बालकों के लिए, कक्षा के लिए ठीक है, लेकिन इसमें विश्वसनीयता तथा वैधता नहीं आ पाती है, तो उसके जो परिणाम निकले हैं वो विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते हैं। उनको अप्लाई किया जा सकता है, उनमें सुधार किया जा सकता है बालकों में, लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं। लेकिन अगर प्रशिक्षित निरीक्षक है, प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ निरीक्षक यदि है, तो वह अपनी लगन और निष्ठा से विश्वसनीय परिणाम भी दे सकता है। थैंक यू।